हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 8th साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन सीरीज़। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। लेकिन अगर आप लोग ओलंपियाड के लिए सच में तैयारी कर रहे हैं और ओलंपियाड को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप चाहे जिस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे जिस क्लास में हो, नो मैटर्स, आपके लिए बनाया गया है ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसका दाम है केवल 1000 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्चुअल लेटेस्ट सैम्पल पेपर की तरफ। क्वेश्चन आपके इस बार होते हैं 50 और टाइम आपको मिलता है 1 घंटे का। पैटर्न और मार्किंग स्कीम आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन पता नहीं भाई किस वीडियो में नया आदमी आके टपक जाए, इसीलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ पैटर्न और मार्किंग स्कीम। तो आपको मिलता है यहाँ पर 4 सेक्शन। चारों सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स हर क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन 1-1 नंबर का। दूसरा होता है आपका करंट अफेयर्स से आते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। उसके बाद लाइफ स्किल्स से आपको लाइफ स्किल्स के भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं। लाइफ स्किल बेसिकली एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ से आपको कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि बेसिकली आप अच्छे हैं बुरे हैं, ये सारी चीज़ों को बताता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर के। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सब सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन इससे आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो लाइफ स्किल से भी आपको वहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिर हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। अचीवर सेक्शन यानी हार्ड सेक्शन से आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। तब चूँकि ये हार्ड सेक्शन है, अचीवर सेक्शन है, इसलिए यहाँ से हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का ना होकर 3-3 नंबर का होगा। यानी केवल 2 से 3 क्वेश्चन कर आप 6 से 9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सिलेबस की तरफ। तो भैया ये सारी चीज़ें तो हमको पता चल गई। अब मुझे थोड़ा सा सिलेबस भी बता दो कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंडिया एंड वर्ल्ड, साइंस एंड टेक, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, सोशल स्टडीज़, स्पोर्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, करंट अफेयर एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स जैसे कि एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कॉपिंग विद स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरनेशनल स्किल्स, मैनेजिंग इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, टीम वर्क इत्यादि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है इसके अंदर। अब हम लोग चलते हैं इन्हीं सिलेबस पर डिस्क्राइब्ड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैमल। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से मैमल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाला मैमल नहीं है, इस चीज़ का आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एकिडाना जो है ये भी एक तरीके का मैमल है, प्लेटिपस तो एक मैमल है ही, ये तो आप सबको भी पता होना चाहिए। डॉल्फिन भी एक मैमल है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। तो इनमें से मैमल कौन नहीं है, यानी कौन इनमें से अंडा देता है, बच्चा नहीं देता, डायरेक्ट बच्चा नहीं देता, इनमें से कौन अंडा देता है भैया। तो इनमें से जो आपका गीला मॉन्स्टर है, यानी ऑप्शन नंबर सी गीला मॉन्स्टर, ये एक ऐसा जीव है जो कि अंडा देता है, ये मैमल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि है व्हाट डस PCMCIA। ठीक है, PCMCIA इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको याद ही करना पड़ेगा, बेसिकली जीके के क्वेश्चन में आपको क्या ही लॉजिक दूँ मेरे भाई। तो PCMCIA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये है बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ PCMCIA। अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इनमें से कह रहा है कि जो अपोलो 11 मिशन हुआ था, यानी पहला मिशन, मतलब पहले एक ऐसा मिशन जहाँ पर आदमी ने पहली बार कदम रखा था चांद के ऊपर, उस मिशन में इन चारों में से कौन नहीं था। ठीक है, तो कौन नहीं था भाई, 3 लोग थे, तो हमको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, और उसके बाद नंबर बी पर थे माइकल कॉलिंस। अब मैं आपको बता दूं कि वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस, इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने चांद पर कदम रखा था, लेकिन पहली बार, मतलब पहले चांद पर कदम किसने रखा ये आपको बताना है। दूसरी चांद, मतलब पहले किसने रखा, उनके बाद किसने कदम रखा, इस चीज़ को आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे मान लीजिए पहला वाला माइकल कॉलिंस ने रखा, तो कह देना भैया पहला माइकल कॉलिंस ने रखा, या फिर पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, तो कह देना हाँ भैया पहला वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। उसके बाद आते हैं आपके एडविन ऑल्ड्रिन, ये भी गए थे अपोलो 11 मिशन में, लेकिन
ये चांद पर नहीं उतरे, इनका बेसिकली काम यही था कि ये उसकी ऑर्बिट में अपनी मशीन को घुमाते रहें और सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करते रहें। केवल माइकल कॉलिंस और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही उतरे थे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इन सारी की चीज, इन तीनों की बात तो मैंने कर ही ली, तो किसकी बात नहीं कर रहा भाई, थॉमस पी स्टैफोर्ड की बात नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यही एक ऐसे महान भाव हैं जो कि अपोलो 11 मिशन में नहीं थे, यानी ये चांद पर नहीं जा पाए थे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ही वाज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम, यानी यहाँ पर ही कहा गया है एक ऐसे आदमी को जिसको आपको बताना है, ठीक है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन एक ऐसे इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, यानी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो कि ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसके बाद जो कि रिलीजियस लीडर बने और एक फोक हीरो बने, यानी पुरानी कथाओं में उनको एक हीरो की तरह देखा जाता है आज भी। और आज भी उनका जो पोर्ट्रेट है वो सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारत की संसद का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर उनका जो पोर्ट्रेट है वो लगा हुआ है। ये इकलौते ऐसे ट्राइबल लीडर थे जिसको इन सम्मान, मतलब जिसको ऐसा सम्मान मिला है कि इंडियन ट्राइबल के अंदर, मतलब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर उनका सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इसका आंसर निकालना है तो एक ही चीज़ आपको इसका आंसर दे देती है, जो कि है ट्राइबल फ्रीडम। यानी जब भी आप क्लास 8th के एनसीईआरटी पढ़ते हैं मेरे भाई, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जब ट्राइबल कम्युनिटी से भारत के स्वतंत्रता की बात आती है तब एक ही आदमी आता है जिसका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी किसके लिए, ठीक है। नाना साहेब नहीं थे भाई, कर्मी हट्टू ये भी नहीं थे, उसके बाद पसना मुंडा ये भी नहीं थे। यानी अगर यहाँ पर आपको एक और थे, क्या नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, दूसरे एक ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर थे, अगर उनका नाम आ जाता तब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन में आपको ट्राइबल कम्युनिटी के एक ही आदमी का नाम दे रखा है जो कि है बिरसा मुंडा। हर एक आदमी की जुबान पर ही रहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि बिरसा मुंडा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो ये कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम कट टू द क्विक। कट टू दी क्विक ये एक बेसिकली फ्रेज़ है। इस ईडियम का ये मतलब बेसिकली एक ईडियम यानी मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो कट टू द क्विक का मतलब होता है हर्ट समवन फीलिंग अ लॉट, यानी किसी हाँ अगर किसी की कोई अरे कह रहा है अगर आप किसी की फीलिंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, यानी आप किसी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा देते हैं, ठीक है, मतलब फीलिंग से ही, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा देते हैं तब कहा जाएगा कि आपने उसको क्या कर दिया, कट टू द क्विक कर दिया है, यानी आपने उसको बहुत दुख पहुंचाया मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेसिकली प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। इसको मैं भी अच्छे से कर देता हूँ तुम्हारे लिए। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ऊपर की तरफ खींच देता हूँ, जिससे हम इसको सॉल्व भी कर सके। साथ ही साथ मैं एक ऐसा कलर ले लेता हूँ जिससे ये सॉल्व हो सके। कह रहा है टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 30, यानी हमारे पास 30 टिकट हैं, ठीक है। 30 टिकट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 30 टिकट हैं। तो लिख लो भाई 30 टिकट। अभी आपको लगेगा सर जी क्या उल्लू वाला काम कर रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट लिख कर 30 लिख दें, लेकिन नहीं मेरे भाई, आगे चल कर एक काम देगा, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वीडियो को 2x कर लो, 3x कर लो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड आगे भी कर लो, काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला आता है क्या, 10 11 हो गया। अब आता है 20 के बाद 21 22 23 24 25 और फिर 26 27 28 29 एंड फाइनली वी गॉट इट 30। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास 30 टिकट हैं, ठीक है, जिसका नंबर है 1 से लेकर 30 तक मैंने लिख लिया। कह रहा है कि वर मिक्स्ड, इसको मैंने हाथ डालकर खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। जब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लोगे भाई मिक्स, तो उसको पक्का तुमको करना ही करना है, ठीक है, कर दिया। अब कह रहा है एक टिकट को मैंने रैंडम निकाल लिया, मैंने अपने दोस्त को उस झोली को पकड़ा दिया और अब मैंने अपनी आँख बंद करके उसमें हाथ डाला है और एक टिकट को निकाला है। अब कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 and 6, यानी इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ऐसे नंबर की, यानी क्या प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी है कि इसमें एक ऐसा नंबर निकलेगा जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सारे नंबर्स में से चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये आती है, मैं तुमको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, तुम्हारे स्कूल में भी काम आएगा, एंड और वाला सिस्टम। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। कह रहा है कि ये अगर लिखा हुआ है कि 2 and 6, ठीक है, अगर आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2 and 6, यानी आपको यहाँ पर वो नंबर चेक करना है कि वो 2 से भी डिविजिबल हो, वो 6 से भी डिविजिबल हो, तभी वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 और 6 और लिख दिया, तो जब इसने और लिख दिया तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये चाहे 2 से डिविजिबल हो तब भी चलेगा, 6 से डिविजिबल हो तब भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर एंड लिखा है तो हमको दोनों की दोनों चीज़ों को चेक करना है। तो आओ भाई दोनों की दोनों चीज़ों को चेक करते हैं। तो बेसिकली जो इसमें से दोनों से डिविजिबल होगा उसको मैं रेड मार्क कर दूंगा। मेरे पास रेड कलर आ गया है। तो जो 1 है भाई, ये क्या दोनों से डिविजिबल है? नहीं सर जी, ये तो कतई दोनों से डिविजिबल नहीं है। 2 जो है ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको काट देता हूँ। 3 जो है ये 6 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसको काट देता हूँ। 4 अगेन 2 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है, इसको काट देता हूँ। 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसीलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं डब्बे के अंदर कर देता हूँ। उसके बाद फिर आएगा आपका कौन सा? 7 किसी से डिविजिबल नहीं है। 8 आपका 2 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आएगा 9 आपका किसी से डिविजिबल नहीं है। 10 जो है ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं है। 11 किसी से डिविजिबल नहीं है। 12 आपका किससे है? दोनों से डिविजिबल है। 13 किसी से नहीं है। 14 क्या दोनों से है? हाँ, 14 2 से है लेकिन 6 से नहीं है। 15 किसी से नहीं है। 16 2 से है लेकिन 6 से नहीं है। 17 किसी से नहीं है। 18 2 से भी है और 6 से भी है। 19 अगेन किसी से नहीं है। 20 2 से है 6 से नहीं है। 21 किसी से नहीं है। 22 2 से है 6 से नहीं है। 23 किसी से नहीं है। 24 आपका 2 से भी है और 6 से भी है। 25 किसी से नहीं है। 26 2 से है 6 से नहीं है। 27 किसी से नहीं है। 28 2 से है 6 से नहीं है। 29 किसी से नहीं है। 30 आपका 2 से है 6 से नहीं है। यानी इस पूरी ताम झाम को, इस पूरे बार बार मुंह को अपने दर्द कराने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि केवल जो वर्ड है 6 और जो है आपका 12 और जो है आपका 18 यही और 24, यानी केवल यही 4 ऐसे शब्द, यही केवल 4 ऐसे टिकट इसको मिले होंगे जो कि क्या करते थे, जो कि ऐसा कहते थे, जो कि ऐसा सिद्ध करते थे कि हाँ भैया तुमको जो टिकट मिला है ये आगे चलकर काम आने वाला है, ये बेसिकली दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी मैं कैसे लिखता हूँ और ऐसे ही आपको भी लिखना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपके लेवल पर प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? प्रोबेबिलिटी लिखने का फॉर्मूला आता है कि आपको फेवरेबल आउटकम कितने मिले, ठीक है, आपको फेवरेबल आउटकम कितने मिले अपॉन में टोटल आउटकम कितने थे। ठीक है, टोटल आउटकम कितने थे। टोटल आउटकम मैंने देखा कितने हैं भैया, टोटल आउटकम मेरे पास 30 थे, यानी मेरे पास टोटल 30 टिकट थे। लेकिन इतनी सारी तामझाम करने के बाद मुझे पता चला कि इनमें से केवल 4 ऐसे टिकट है जो मेरे काम के हैं, तो इसको मैं कट्टम कुट्टी कर दूंगा। इसको मैं आगे चलकर काट पीट कर ये दिखा दूंगा कि जब मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2 और यहाँ पर मिल जाएगा 15। यानी अगर मुझे मेरा आंसर में, अगर मुझे ऑप्शन में 2/15 2/15 तो कहीं दिखाई नहीं मेरे भाई, 1/6 आ रहा है आंसर। मैंने कहीं गलती कर दी क्या? डिविजिबल बाय बोथ 2 and 6, तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है? हाँ, तो मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है। 1/6 यहाँ पर आंसर आ रहा है। ओह, क्या इनमें से कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल और 6 से भी डिविजिबल है? 6 4 24, 6 5 जा 30। अच्छा हाँ, ये मैंने एक छोड़ दिया ना, ये जो 30 है वही मैं कहूँ ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, तुम्हें मैं अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? ये जो 30 है, ये 6 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, जो 30 है ना, 30 आपका, क्योंकि 6 5 जा 30 और 2 15 जा 30, यानी यहाँ पर मुझे पता चल गया कि इसमें केवल 4 ऐसा नंबर नहीं है, इसमें जो एक 5वां नंबर भी है। यानी यहाँ पर जो मेरा फेवरेबल आउटकम है ये क्या होगा, ये जो मेरा फेवरेबल आउटकम है 4 नहीं आएगा, फेवरेबल आउटकम तो मेरा
5 आएगा। तो जब मैं इसे 5/30 करूँगा तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो यहाँ पर मुझे 1/6 एज माई आंसर मिल गया। समझदार बच्चे समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इस वीडियो को पीछे कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे मेरा आंसर 1/6 मिल गया है। तो 1/6 मुझे मेरा आंसर मिल गया, मैं इसे टिक करूँगा, खुश हो जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। इट्स माई आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जोरन मिलानविक हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जनवरी 2025, यानी जनवरी 2025। मैंने आपसे कहा था करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। तो जनवरी 2025 में जोरान मिलानोविक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये आपको बताना है। तो किस देश के भैया? क्रोएशिया जो देश है, क्रोएशिया, यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समटाइम सेइंग नो। ये आ गया क्वेश्चन आपके लाइफ स्किल से। लाइफ स्किल से जो क्वेश्चन आया है ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि समटाइम सेइंग नो हेल्प्स विद टाइम मैनेजमेंट, यानी अगर आप कभी कभी किसी चीज़ को ना करते हैं तो ये आपके टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करता है। कैसे अच्छा करता है ये आपको नीचे ऑप्शन देख के बताना है। अब इस क्वेश्चन के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन के, लाइफ स्किल के क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को केवल समझ लीजिए, उसके बाद फिर ऑप्शंस को पढ़िए। जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा भाई कि केवल एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी 3 ऑप्शन तो ऐसे आपको मिलेंगे कि आपको लगेगा भाई अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मुझे मार पीट कर किनारे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपको ऐसा ऑप्शन लगे जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है और थोड़ा अच्छा भी लगे, उसी को आपको टिक मार देना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है कि इट हेल्प्स अस टू अवॉइड ऑल कमिटमेंट, यानी अगर हम किसी चीज़ को ना कहते हैं तो हम अपनी सारी डेडलाइंस को, हम अपनी सारे दृढ़ संकल्पों को अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे। ये अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं भैया, ये तो बहुत ख़राब लग रहा है। इट अलाउ अस टू फोकस ऑन आवर ओन टास्क एंड प्रायोरिटी, यानी अगर हम फालतू की चीज़ों को मना कर देंगे तब हमारे जो ज़रूरी काम है, जो हमारे खुद के काम हैं, उन पर हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे। क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? हाँ भैया, सुनने में अच्छा लग रहा है। थोड़ा और मुझे अच्छे से बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी पढ़ो। कह रहा है इट ऑलवेज प्रिवेंट अस फ्रॉम टेकिंग अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर हम किसी चीज़ को मना करेंगे तो हमें नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ये बात तो सही है, लेकिन क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलत बात है? नहीं भैया, ये तो गलत बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे गलत चीज़ बताई जा रही है। मुझे कहा जा रहा है कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गलत बात है। ठीक है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इट इंक्रीज स्ट्रेस एंड वर्कलोड, यानी अगर आप किसी चीज़ को ना कहेंगे, ठीक है, तो ये आपके ऊपर स्ट्रेस और वर्कलोड को बढ़ाएगा। सोचो, अगर आपको काम करने को कह रहा है और आप कह रहे हैं नहीं भैया मुझे नहीं करना काम, तो आपके ऊपर स्ट्रेस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना मेरे भाई। तो यहाँ पर बढ़ने को कैसे लिख दिए हैं, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका केवल सही ऑप्शन है। आते हैं अचीवर सेक्शन के अंदर, आते हैं टॉपर्स के सेक्शन के अंदर। टॉपर्स के सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। दोनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मतलब नीचे पहचान दी गई हैं और मतलब इन चीज़ को देखकर आपको बताना है कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसमें से कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो कह रहा है इट कंट्रोल वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। कह रहा है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कई तरीके के, ये क्या करता है, ये कई तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जी हाँ भैया, इसका काम यही है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। इसके बाद आ रहा है इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। नहीं भैया, ये कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है इट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस टू द यूज़र थ्रू विच द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही है कि ये जो यूज़र है वो क्या यूज़र इंटरेक्ट कर पाए कंप्यूटर के पास, इस तरीके का इसको इंटरफेस प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन नंबर 1 भी मुझको सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी मुझको सही लग रहा है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है 1 एंड 3 का, ये आपका सही हो जाएगा। आते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है आइडेंटिफाई W, X, Y एंड Z। ठीक है, मान लो W, X, Y और Z ये सारे आपके कज़न हैं या फिर ये सारे आपके दोस्त हैं। ठीक है, अब इन सारे दोस्तों का नाम आपको नहीं बताया गया है, लेकिन इनकी पहचान आपको बता दी गई है कि ये एक लड़का है, ये आपको बहुत गाली देगा। ये एक लड़का है, ये पीछे टपली मार के जाएगा। ये एक लड़का है, ये आपको एक लात मार के जाएगा। तो इस सारी ऐसी आपको पहचान दे रखी है। अब इन पहचानों को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, पीछे से लात कौन मारता है। पीछे से लात तो मेरा राम भाई मारता है, मेरा रामू भाई मारता है, इसका मतलब इसका नाम रामू है। ठीक है, इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो W है आपको बताना है W कौन है।
ठीक है। तो डब्ल्यू के बारे में कह रहा है कि ये एक ऐसा एथलीट है, ये एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने टू विन 8 गोल्ड मेडल एट अ सिंगल ओलंपिक, यानी केवल एक सिंगल ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीत लिया था, ये डब्ल्यू हैं। तो ऐसा किसने किया था? ऐसा तो किसने किया था मेरे भाई? ऐसा किया था हमारे माइकल फिलिप्स ने, ऐसा किया था माइकल फिलिप्स ने। यानी हमें ऑप्शन में देख लेना है कि ऑप्शन नंबर ए पर कौन कौन माइकल फिलिप्स कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए पर माइकल फिलिप्स एक ही जगह है। इसका मतलब जो बी है आपका, वो आपका यहीं सही हो जाता है। लेकिन इस तरीके से धोखेबाजी आप पेपर के साथ कर सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं कर सकता, इसीलिए हम आगे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि विद 18 ओलंपिक मेडल्स, जो एक्स है इन्होंने क्या किया था? विद 18 ओलंपिक मेडल्स शी इज़ दी वुमेन हु हैज़ वॉन दी मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इन द ओलंपिक। यानी ओलंपिक के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ मेडल जीतने वाली जो वुमेन है वो कौन है? वो अब इसमें आपको देख लो, शैनन मिलर किसी लड़की का नाम लग रहा है? नहीं भैया। लैरिसा लैटिनिना, जी हाँ ये लड़की का नाम लग रहा है। शैनन मिलर, नहीं भैया ये लड़के का नाम है। यानी फिर से मुझे पुष्ट हो गया कि हाँ ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि वाई जो है विद 55 टोटल मेडल शी इज़ द एथलीट टू विन द मोस्ट नंबर ऑफ मेडल इन पैरा ओलंपिक गेम्स। यानी पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते हैं? तो ये भी शी लिखा है, इसका मतलब ये भी कोई लड़की है। तो सारा स्टोरी हाँ ये दिमाग में लड़ सकता था, लेकिन त्रिशा जॉर्न और नटालिया पार्टिकिया ये तीनों की तीनों लड़कियां हैं। यानी यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो वाला तुक्का नहीं चलेगा। तो दिमाग से मुझे ये पता चला है कि त्रिशा जॉर्न जो है ये इन्होंने क्या किया था? 55 मेडल्स इन्होंने जीते थे। अब आते हैं ऑप्शन नंबर जेड की तरफ। ऑप्शन नंबर जेड कह रहा है द एथलीट टू हैव वॉन द मोस्ट एथलेटिक मेडल इन अ सिंगल पैरा ओलंपिक गेम। एक सिंगल पैरा ओलंपिक गेम के अंदर सबसे ज़्यादा एथलेटिक मेडल किसने जीता है? तो ये आपका मारिया श्रुति ने जीता है। मारिया कटी सुटी जो इनको कहते होगे भाई वही है। यानी हमें पता चलता है कि मेरे जो चारों मेहमान हैं, मेरे चारों लोग हैं, ये केवल एक ऑप्शन की तरफ उंगली दिखा रहे हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी। यानी मुझे ये पता चल जाता है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था आपका आज का कंटेंट। तो अगर आप ओलंपियाड के लिए सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं और ओलंपियाड को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप चाहे जिस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप चाहे जिस क्लास में हो, आपके लिए बनाया गया है ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। दाम है केवल 1000 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस में कौन पहले उतरा था, कौन बाद में उतरा था, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी शेयर करिए वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट्स। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।